गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन के अंदर। अरिथमेटिकल रीजनिंग हमने स्टार्ट कर दिया यहां पे। ये जो टॉपिक है आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि इसके अंदर जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हमारे होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप जानते हो कि जहां पे रीजनिंग अलग से पूछी जाती है, एक आध क्वेश्चन आपको अरिथमेटिकल रीजनिंग के यानी कि मैथ्स के देखने को मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। इसका कारण ये है कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको इनोवेटिव और थॉट प्रोसेस के आधार पे अप्रोचेस जो है वो निकालनी होती हैं, ठीक है। अब आजकल आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ के अंदर ही आपको ज्यादातर चीजें सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यहां हम बेसिकली उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जो मैथ्स में ना पूछे जाकर के और बार बार पूछे भी जाते हैं रीजनिंग के अंदर आप लोगों के, ठीक है। जैसे कल हमने बेसिक्स देखा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड ऑन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कई तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, एनालॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, क्लासिफिकेशनल कॉन्सेप्ट हमारे पास में हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उनके अंदर अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि एज है हमारे पास में, ठीक है। और बाकी जो अरिथमेटिक्स के टॉपिक हैं, एडवांस के टॉपिक हैं, उनके अंदर कुछ टाइप ऐसे बनते हैं जिनको डायरेक्टली यूनिटरी मेथड्स को एनालॉजी की फॉर्म में लगा करके आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये आपको देखने हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आप लोगों के रीजनिंग के सेक्शन के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। सभी को हेलो शुभम, गुड मॉर्निंग उपेंद्र, विमल। चलिए यहां देखो, हमने बात करी थी कि सबसे इंपॉर्टेंट और अलग आपका जो मैथ से अलग आप लोगों से पूछा जाता है, एक तो वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ठीक है। दो हमारे पास में वेन डायग्राम हो कि अलग अलग चीजों के बीच में वेन डायग्राम हो सकता है और उनके बीच में डेटा को रिप्रेजेंट करके अलग अलग आंसर जो है वो निकाले जा सकते हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशन को आंसर किया जा सकता है। ये हमने बेसिक्स में देखा। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों के इसके अंदर आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम और मैथ्स के जो ऑल टॉपिक्स हैं, मतलब इसमें आप सारे टॉपिक आ गए। कई बार आप देखोगे कि आपके SICI का एक प्रश्न जो है वो रीजनिंग में पूछ लिया गया है, और बेसिक प्रश्न होंगे जिनको डायरेक्टली थॉट प्रोसेस के आधार पे फटाफट आंसर किया जा सकता है, ठीक है। या आपके पास में टाइम एंड वर्क है यहां पर, ठीक है। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। जैसे UPSC का पेपर आपके पास में होता है, UPSC के अंदर मेंटल एबिलिटी नहीं पूछी जाती है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। वहां मैथमेटिक्स जो पोर्शन होता है वो ऐसा पोर्शन होता है जो अरिथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है। वहां केवल रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाती है। तो UPSC में जो आपको मैथ वाले क्वेश्चन दिखते हैं, एक्चुअली उनके अंदर थॉट प्रोसेस इंक्लूड होता है। वो फॉर्मूला बेस्ड ना रह करके आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आपको सोचने पे ज्यादा विवश करते हैं। और रीजनिंग का उत्पत्ति एक तरीके से ऐसे ही है कि जहां आपको सोचने पे ज्यादा मजबूर किया जा रहा है या सोचने की वजह से जल्दी आप आंसर ला पा रहे हो, उस चीज को रीजनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो UPSC के पेपर में CSET का एग्जाम होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं। जो प्री का जो सेकंड पेपर हमारे पास में होता है वो 80 क्वेश्चंस का होता है, और उसमें पूरे 80 सवाल आपके अरिथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग, ये चारों आप लोगों से पूछे जाते हैं। सभी जगह तर्क और सोचना उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो प्योरली रीजनिंग बेस्ड आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से SSC के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो स्टेनो का जो एग्जाम होता है, इसके अंदर आप लोगों से जो है वो मैथ्स नहीं आती है, इसमें केवल रीजनिंग आती है। लेकिन रीजनिंग के सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन तो सेपरेट, और बाकी जो रीजनिंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी थॉट प्रोसेस के लेवल पे अच्छे तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि मैथ्स नहीं पूछ रहा है तो रीजनिंग को एकदम बढ़िया थॉट प्रोसेस के आधार पे बढ़िया तरीकों से आप लोगों से पूछता है। और यही लेवल आपके बाकी के जो SSC के एग्जाम्स हैं या बाकी जो हमारे पास में रेलवे के एग्जाम्स यहां पर हो जाते हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उनको यहां पे स्टार्ट करेंगे।
इन दोनों के बेसिक्स जरूरी थे क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ अलग होते हैं मैथ्स में, कई बार ये आप लोगों को नहीं पढ़ाए जाते हैं, नहीं होते हैं मैथ्स के अंदर, ये नहीं पार्ट है उसका। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर ही हम कुछ क्वेश्चंस को यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं काफी क्वेश्चंस रहेंगे जिससे सारी वैरायटी आप लोगों की कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो अब देखो, इफ द सम ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 120, व्हाट इज द सेकंड नंबर? यदि तीन लगातार सम संख्याओं का योग 120 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, क्या कहा इसने? तीन लगातार सम संख्याओं का योग अगर 120 है तो दूसरी संख्या क्या है? एक बेसिक हमारे पास में टाइप यहां पर हुआ। ठीक है, तीन हैं और लगातार हमारे पास कैसी हैं? सम संख्याएं यहां पर हैं। ठीक है, अब जनरली देखा जाए, मान लो ये एक सम संख्या हमारे पास में है, तो इसके बाद वाली सम संख्या क्या आएगी? सम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है, इससे पहले वाली सम संख्या क्या आएगी? n-2। केवल थॉट प्रोसेस के लेवल पे इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब अल्टीमेटली अगर इनका योगफल आप लेते हो, इनका योगफल अगर आप लोगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो इनका जो योगफल आपके पास में आता है वो आता है 3n। अब ये चीज आपको डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? ये चीज आप लोगों को डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए। तीन लगातार सम संख्याएं हों या तीन लगातार विषम संख्याएं हों, इन तीनों का योगफल 3n के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि बीच वाली जो संख्या हमारे पास में होगी, भले ही तीन लगातार सम हो, तीन क्रमागत हो, तीन विषम संख्याएं हो, कुल मिला के इनका योगफल बीच वाली टर्म का 3 गुना होता है। तो डायरेक्टली आपको यह देखना है कि यह किसका 3 गुना है? तो सर ये 3 गुना है हमारे पास में 40 का। क्या है? 40 का 3 गुना। तो आंसर आ गया 40, 42 और 38, दैट्स इट। ठीक है, 40, 42 और 38 ये हमारे पास में आंसर होगा। यानी कि ये जो रीजनिंग एबिलिटी थी, अर्थमेटिकल रीजनिंग का मतलब क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस इतना प्योर है कि आप इस तरीके से चीजों को समझ चुके हो। ठीक है, और मैथ्स के भी जो टॉपिक हैं उनके बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली इस तरीके से थॉट प्रोसेस से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो मैथ्स से रीजनिंग की तरफ एग्जाम शिफ्ट हो रहे हैं, उसका कारण यह है कि आपको सोचने के लेवल पे एडवांस बनाना है, ना कि कैलकुलेशन के लेवल पे। कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से भी हो जाती है, ये एग्जामिनेशंस और बोर्ड का मानना यहां पर होता है। चलिए अगला आओ। यदि कोई कार 55 मील प्रति घंटे की निरंतर गति से यात्रा करती है तो उसे 165 मील की दूरी करने में कितना समय तय करने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो एक बेसिक सा रिलेशन हमारे पास में होता है, d बराबर st, जो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये है हमारे पास में डिस्टेंस, ये है स्पीड और ये है टाइम। अब ये इतना बेसिक टाइप है ना, जो दैनिक जीवन में भी आप लोगों के बहुत काम आता है। देखो, ऐसी चीजें जो डे टू डे लाइफ में आपके ज्यादा काम में आती हैं किसी न किसी लेवल पे। ठीक है, या जिस तरह का थॉट प्रोसेस आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग में होता लाया जाता है या फिर होता है, वो चीजें आप लोगों से यहां पर जो है डायरेक्टली पूछी जाती हैं। जैसा कि ये टाइप है, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, कोई भी चीज करते हो तो ये आपके काम आता है। सीधी सी बात है, ये रिलेशन हमारे पास में होता है। यहां इसने स्पीड दे दी, यहां इसने डिस्टेंस दे दी, तो सीधी सी बात है 165/55 करना है। कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो। एक रेसिपी में 24 कुकीज बनाने के लिए 2 कप चीनी की आवश्यकता होती है। क्या कोई रेसिपी है? जैसे कुछ भी बना रहे हो, आप हलवा बना रहे हो लेट्स से, ठीक है, तो 24 कुकीज आपको बनानी है। कुकीज है आपके पास में, ठीक है, जैसे आप मार्केट से खरीदते हो, कई लोग घर पे भी बनाते हैं, मतलब बनती तो है कहीं पे हो। 24 कुकीज के लिए 2 कप भर के और चीनी चाहिए। क्या कहा? 24 कुकीज के लिए 2 कप भर के चीनी आपको चाहिए। तो इसने कहा उसी रेसिपी का उपयोग करके 36 कुकीज बनाने के लिए कितने कप चीनी की आवश्यकता होगी। अब ये जो एकक नियम है ना, आप इसको एनालॉजी से समझ सकते हो। ठीक है, ये जो सवाल है एनालॉजी से सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा? ध्यान से देखो, 24 का रिलेशन 2 से है, तो मुझे बताओ 36 का रिलेशन किसके साथ में होगा? दैट्स इट। यही चीज पूछ रहा है ये, जो एकक नियम होता है मैथ्स का, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेट हो सकता है एनालॉजी की फॉर्म में कि 24 कुकीज के लिए 2 चाहिए, तो 36 के लिए कितना चाहिए? हमने देखा 1.5 गुना हो गया सर। क्या हो गया? 1.5 गुना। तो 2 का 1.5 गुना कर दो, 1.5 गुना होगा 3, दैट्स इट आंसर। क्या हो जाएगा? 3 हमारे पास। नेक्स्ट हो,
अगला देखें, यदि एक पुस्तक की कीमत $15 है तो आप 3 पुस्तकें खरीदते हैं, आप कुल कितना भुगतान करेंगे? ध्यान से देखो, यहां है एक का रिलेशन 15 से है, तो आपसे पूछा है कि बताओ 3 का रिलेशन किससे होगा? एक का 3 गुना हो गया, 15 का 3 गुना 45 होगा, दैट्स इट। क्या आ जाएगा? 45 हमारे पास में होगा। यानी कि एनालॉजी क्या है? एक थॉट प्रोसेस है। एनालॉजी क्या है? सादृश्यता क्या है? एक थॉट प्रोसेस है। और ये थॉट प्रोसेस अलग अलग सिचुएशंस में लगता है। अब ध्यान से गौर करना, यहां तो बुक का सवाल था, खरीदने का, यहां हमारे पास चीनी से कुकीज बनाने का सवाल था। यानी कि दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे रिलेशंस, चीजों को खरीदना, बेचना, और ऐसे रिलेशंस आप लोगों के लगते हैं जो आपकी एनालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर तुरंत आंसर किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, एक आयताकार बगीचा 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है, तो बगीचे का क्षेत्रफल वर्ग फीट में कितना है? क्या कहा? एक आयताकार बगीचा 8 फीट चौड़ा, 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है, तो ये आयताकार बगीचा हुआ हमारे पास में। बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सीधा सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 से की 48 हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास में आयत है और आयत में आपके पास में लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो इसका जो हमारे पास में क्षेत्रफल होगा, ठीक है, एरिया हमारे पास में होगा, डायरेक्टली होता है A×B। और अगर कोई वर्ग होता, ठीक है, अगर कोई वर्ग होता तो इसका क्षेत्रफल होता A गुणा A, यानी कि A²। क्या हो जाता? इसका क्षेत्रफल हमारे पास में A² होता। यह है वर्गों के लिए, एंड दिस इज फॉर आयत, रेक्टेंगल। बस इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट, अगला देखें, यदि किसी उत्पाद की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो नई कीमत $60 है, तो मूल कीमत क्या थी? ठीक है, क्या दे दिया इसने? 20% की कीमत में इंक्रीमेंट करने के बाद में $60 हो जाती है। ठीक है, तो देखो 100 थी पहले, 100% थी, 100 से 20% बढ़ाओगे 120% हो गया। 120% का रिलेशन 60 से है। क्या कहा? 120% का रिलेशन $60 से है, तो यहां पूछा है आपका 100 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, तो हमने कहा 60 का दुगना है, तो ये 50 का दुगना होगा, 50 हमारे पास आंसर बनेगा। सीधा सीधा एनालॉजी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो, अगला देखें, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या कहा? 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 63 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? फिर से वही चीज, क्या बताया था मैंने? 3 लगातार विषम हो, 3 लगातार क्रमागत संख्याएं हो, 3 संख्याएं एपी में हो, 3 संख्याएं लगातार सम हो, या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समझते हो? समान अंतर से बढ़ने वाली। ऐसी सिचुएशन में जो योगफल होता है ये बीच वाली संख्या का 3 गुना होता है, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में? 3n बराबर 63, n आ जाएगा 21। तो डायरेक्टली जब हमारे पास में 3 लगातार सम संख्याएं, 3 लगातार क्रमागत संख्याएं, 3 लगातार विषम संख्याएं, 3 संख्याएं एपी में हैं, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली योगफल बीच वाली संख्या का 3 गुना होता है। 3 गुना है तो बीच वाली संख्या 21 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्योंकि ये लगातार विषम थी, तो 21 के बाद में अगली है 23, और इससे पहले वाली है 19, तो 23 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी, 19 हमारे पास सबसे छोटी संख्या होगी। दैट्स इट। आ गया। यदि 5 संतरे की कीमत $2.50 है तो 8 संतरे की कीमत क्या होगी? अब ये सवाल आपको लगेगा कि सर मैथ्स का सवाल है, नहीं, एनालॉजी के तरीके से आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एनालॉजी के एप्लीकेशंस हैं आपके पास में, और ये मैथ्स को रीजनिंग की तरफ डाइवर्ट करके और फटाफट आंसर लाने में आपको उपयोगी होते हैं। जैसे 5 का रिलेशन $2.50 से है सर, तो 8 का रिलेशन क्या होगा? 5 का आधा है, 8 का आधा 4 होगा। दैट्स इट आंसर। एनालॉजी से देखो, केवल सोचने का तरीका बदल रहा है। क्या बदल रहा है? सोचने का तरीका बदल रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। क्या नया हुआ है भाई? ये तो मैथ्स में भी पढ़ा है। सर मैथ्स छोड़ो, ये तो बचपन में पढ़ा है हमने, मैथ्स में स्कूल में पढ़ा है। बिल्कुल,
अब आपको इन्हीं चीजों में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं और दैनिक जीवन में बहुत बार काम आते हैं, इनमें एडवांस होना है इस लेवल पे, थॉट प्रोसेस के लेवल पे, कि यहां डायरेक्टली रिलेट करके आप आंसर लेकर के आ रहे हो। ठीक, आ गए। नेक्स्ट देखो, एक कारखाना एक दिन में 450 विजिट बनाता है, यह 5 दिनों में कितने विजिट बनाएगा? ठीक है, क्या रिलेशन दिया, एक दिन में बनाता है 450 विजिट्स, ठीक है, तो 5 दिन में कितना बनाएगा? सर एक का 5 गुना, तो इधर भी इसका 5 गुना कर दो, 0 5 25, 2 इधर 20 2 22, 2250 बनाएगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है, सीधा एनालॉजी है ये। अब देखो सवाल की भाषा बदलती जा रही है, कभी विडजेट बनाने की बात हो रही है, ठीक है, तो कभी हमारे पास में कीमत की बात हो रही है, तो कभी किसी और रिलेशन की बात हो रही है, और ये सब रिलेशन हमारे एनालॉजी के क्या है? एप्लीकेशन है। सादृश्यता से हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, दैट्स इट। आ गया। यदि कोई रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो उसे 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो फिर से एक समय और दूरी के नाम पे अगर रीजनिंग में आप लोगों से कुछ पूछा जाएगा तो वो है डी बराबर एस टी के ऊपर बेस्ड ऑन, ठीक है, दूरी बराबर 4 गुना समय, जो आपने बचपन में पढ़ रखा है, हमेशा से पता होने वाली चीजें हैं। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन जीवन में हर जगह लगता है, आप ट्रेवल करोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे, भले साइकिल से जाओ या मोटरसाइकिल से जाओ या स्कूटर से जाओ या कार से जाओ या ट्रेन से जाओ या प्लेन से जाओ या फिर आप उड़ के जाओ, कैसे भी जाओ, जो भी रिलेशन आएगा हमारे पास दूरी, चाल और समय में, वो ये होता है जिसके ऊपर बार बार सवाल होते हैं। अब आप लोगों को स्पीड दे दी यहाँ पे, प्रति घंटे प्रति मिनट ऐसे जो दी जाती है वो स्पीड होती है, और दूरी दे दी, तो 350 में 70 का भाग दे दो, ये टाइम हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर, अकबर और एंथनी इज 80। 3 लोगों की उम्र का योगफल 80 है, ठीक है, ये एज के ऊपर आपके पास में हो गया। तो उम्र पे देखो कैसे सवाल होते हैं, 3 लोगों की उम्र का योगफल 80 है, ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति है, समय के साथ में एज के योगफल भी चेंज होते हैं। What was the total of their ages 3 years ago? 3 साल पहले उनकी उम्र का योगफल कितना था? ठीक है, इन्होंने बताया, जब मैंने बताया था उम्र की बात हो तो हम चीजों को टाइमलाइन पे रखते हैं, क्या रखते हैं? टाइमलाइन पे। यहां पे प्रेजेंट है, इधर फ्यूचर है और इधर पास्ट। तो इन्होंने कहा योगफल जो है प्रेजेंट में कितना है? 80। कितने लोगों का योगफल है? 3 लोगों की टोटल उम्र है ये, ठीक है। अब इसने कहा 3 साल पहले कितना था भैया, ये बता दो। क्या पूछा है? 3 साल पहले कितना था, तो बीच में 3 वर्ष का अंतर है। अब ध्यान से देखो, 3 लोग हैं तो 3 साल में 3 साल बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर पहला व्यक्ति भी 3 साल छोटा था, दूसरा व्यक्ति भी 3 साल छोटा, तीसरा व्यक्ति भी 3 साल छोटा, यानी कुल मिला के कितनी उम्र घट जाएगी? योगफल में 9 घट जाएगा। तो 80 में से आप 9 घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास में? 71। कौन से विकल्प में? ए विकल्प के अंदर, ठीक है। तो उम्र के अंदर मैंने आपको बताया था समय के साथ हर व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी। आप हो 1 साल बाद 1 साल बड़े हो जाओगे, मैं भी 1 साल बड़ा हो जाऊंगा, आपका कुत्ता भी 1 साल बड़ा हो जाएगा, आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, फूफा, दादी सब 1 साल बड़े हो जाएंगे, सबकी उम्र बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ेगी। तो आपने क्या देखा कि अगर 3 लोगों का योगफल है, 3 लोगों का योगफल है, ठीक है, 3 का है तो 3 गुणा 3 घटा दो, 5 का है तो 3 गुणा 5 घटा दो, यानी कि इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? जितने ईयर का अंतर है गुणा जितने लोग हैं, ठीक है, जितने ईयर का अंतर है गुणा जितने लोग हैं, ठीक है। तो योगफल में कितना चेंजेस होता है? योगफल हमारे पास में है, आगे चलोगे, ठीक है, x साल बाद की सिचुएशन आपको चाहिए, तो योगफल में क्या आता है? n लोग हैं मान लो यहां पे, तो यहां हो जाता है योगफल प्लस n लोग हैं x साल बाद। और अगर भूतकाल की बात हो रही है, ये प्रेजेंट था आपका, यानी कि वर्तमान, और ये है भविष्य आपके पास में,
तो अगर यहां भविष्य है तो योगफल में n गुणा x जोड़ना है, जितने लोग हैं गुणा जितने साल, तो nx जोड़ दो। और अगर भूतकाल की बात होती है यहां पे, तो आप क्या करोगे कि सर यहां योगफल जो था हमारे पास वर्तमान का, इनमें से nx घटा दो। अगर x साल पहले की बात हो रही है, कितने साल पहले की, x साल, तो क्या करना है, जितने वर्ष का अंतर और जितने लोग, उसका योगफल आगे जा रहे हैं तो जोड़ दो, पीछे आ रहे हैं तो घटा दो। क्या समझे, आगे जा रहे हो तो जोड़ दो और पीछे जा रहे हो तो घटा दो, एक गुणनफल है बस। नेक्स्ट, शहर ए से बी की 2 बस टिकटों और शहर ए से सी तक की 3 टिकटों की कीमत 77 रुपए है, लेकिन शहर ए से बी तक की 3 टिकटों और शहर ए से सी तक की 2 टिकटों की कीमत 73 रुपीज है। क्या कहा, शहर ए से बी तक की 2 बस टिकटों और शहर ए से सी तक की 3 टिकटों की कीमत 77 रुपए है। चलिए, तो आप जर्नी आपकी अलग अलग एंड्स पे हो रही है, तो आप इसको ऐसे डिनोट कर दो कि सर शहर ए हमारे पास ये था, ए से हम लोग बी पे जा रहे हैं और बी से हम लोग सी पे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखना, यहां 2 टिकट थी, क्या थी, 2 टिकट हमारे पास में थी, और यहां जो है 3 टिकट हमारे पास में थी। इसको कैपिटल टी लिख दिया हमने, दोनों टिकट अलग अलग हैं हमारे पास में, या ऐसे लिख लो, ये T1 है, ये T2 है। तो लेकिन शहर ए से बी तक की 3 टिकटों और शहर ए से सी तक की 2 टिकटों का योगफल 73 है। तो 2 सिचुएशन दे दी इसने कि ए से बी तक की टिकट 2 है और बी से सी तक की टिकट हमारे पास 3 है, तो इन दोनों का योगफल है 77। ये पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन है, ए से बी तक की हमारे पास में 3 टिकट हैं और ए से सी तक की हमारे पास में यहां पर 2 टिकटें हैं, तो 3T2। एक्चुअली इसने ए से सी और ए से बी जाने की बात करी है। ठीक है, तो चलो हम इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये है हमारे पास 3T2 क्या है, ए से सी तक। तो ऐसे 2 जगहों पे जाने का, ये आ रहा है हमारे पास में 73। ये सवाल ने 2 इक्वेशन दे दी, मतलब हमने इस सवाल में जो जानकारी थी वर्बली, उसको हमने दर्शा दिया 2 लीनियर इक्वेशंस के द्वारा। कैसे दर्शा दिया, 2 लीनियर इक्वेशंस के द्वारा। तो हमसे क्या पूछा है कि व्हाट आर दी फेयर्स फॉर सिटी बी एंड सी फ्रॉम ए। बी व सी के ए से जाने पर लगने वाले प्रत्येक टिकट की कीमत, प्रत्येक टिकट की कीमत पूछी है। यह आप लोगों से पूछा है। मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस के रूप में बहुत सारी मैथमेटिकल सिचुएशंस को लिखा जा सकता है। मतलब सवाल की भाषा को पढ़ के ऐसे हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, बचपन में ही आपके आता था, 6ठी क्लास के अंदर, 6th स्टैंडर्ड के अंदर ये चीजें आपके इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस यहां भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको ऐसे 2 रैखिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है, 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के सेवरल तरीके आपके पास में हो सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को अगर 3 से गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 6T1 9T2 7 तिया 21, 21 और 2 23, 231। इधर 2 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 6T1 6T2 146। 2 हो गए। क्या करना है, ये मान लो हमारे पास तीसरी इक्वेशन और ये चौथी है, तो हमें घटा देना है। इसको क्या करना है, घटाना है। घटाओगे 6T1 में से 6T1 गया, 9 में से 6 गया, 3T2 बचा, और इधर 231 में से 146 आप घटाओगे तो आ जाएगा 54 और 31 हमारे पास कितना होगा, 85। तो यहां से T2 कितना आ जाएगा यहां से 54
और 85 ये हमारे पास में होगा। इधर 77 का 3 गुना 210 और 21 231 ही होगा, और इसका दुगना हमारे पास ये बिल्कुल। तो T2 आ रहा है 85/3, कितना आ रहा है अपॉन 3 हमारे पास में आया है। पूरा भाग तो यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा है व्हाट आर दी फेयर्स फॉर सिटी बी एंड सी फ्रॉम ए, ₹13 और ₹17, ठीक है। देखो ऑप्शन से भी अगर हम देख लेते, मान लो जैसे विकल्प भी हमको दे रखे हैं। पहला विकल्प, मान लो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको विकल्प से देखना है। कहां से देखना है? विकल्प से। तो विकल्प से आप देखोगे, विकल्प से आप देखोगे, मान लो 4 है ये फेयर, तो 4 दूनी 8, 8 और 23 तिया हमारे पास में कितना हो जाएगा? 69। 69 और 8 77 हो रहा है। इधर देखोगे तो यहां रखो इसको, पहले विकल्प को, 4 तिया 12 और 23 तिया 69। 69 और 12 हमारे पास 73 नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। 13 और 17 आप रखोगे, 13 दूनी 26 और 17 ती 51, 51 और 26 77 होता है। 13 तिया 39, 39। अच्छा हमने क्या कर दिया, इधर 2 आएगा ना, इधर क्या लिख दिया हमने? 3 है। एनीवेज, तो फिर यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो इधर 5 आएगा, और 5 आएगा तो इधर 5 का भाग दोगे, T2 कितना आ गया? 17, ठीक है। T2 कितना है? 17, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई। अब इस कैलकुलेशन से बचने के लिए थॉट प्रोसेस आप क्या लगाओगे? वो ये है कि ऑप्शंस तो आपके पास में हैं, विकल्प हैं, तो विकल्प से रख के आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। विकल्प से रख के 13 और 17 को आप रखते हो तो दोनों समीकरण से ये सेटिस्फेक्शन आ जाता है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। तो क्या वैल्यू ऐड हुई आपके पास में, आपके दिमाग में, कि ऐसा सवाल है और अगर लीनियर इक्वेशन आ गए, तो लीनियर इक्वेशन है, मैथ अच्छी है तो वो स्टूडेंट तुरंत सॉल्व कर देगा। पर आपको अगर इस कैलकुलेशन से बचना है तो आपको विकल्प का इस्तेमाल करके यहां आप चेक कर सकते हो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। आ गया, नेक्स्ट देखें। बिल्कुल, इफ दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्यों करवाते हैं आपको? बताओ बताओ। बिल्कुल ये पार्ट ऑफ सिलेबस है। एंड ये टॉपिक की मैं बात करूं तो CGL, CHSL, MTS, GD, स्टेनो, CPO, पेज, सभी जगह इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे एग्जाम्स की बात करूं तो रेलवे एग्जाम्स में भी इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे के सारे एग्जाम, NTPC हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, सभी जगह देखने को मिलते हैं। UPSC में भी ये वो टाइप हैं जिसमें आप रीजनिंग एप्लीकेशन से तुरंत इनको सॉल्व कर सकते हो। अरिथमेटिकल रीजनिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। सभी एग्जाम्स के अंदर ही पूछे जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है रीजनिंग का जिसमें रिलेवेंट नहीं है। और ये मैंने शुरुआत में भी बोला था, ठीक है, बट शायद आप थे नहीं स्टार्टिंग में। चलिए, एक संस्थान ने एक उत्सव का आयोजन किया और 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। कुल छात्रों की कितनी संख्या ने उत्सव में भाग लिया? An institute organized a feat and 1/5 of the girls and 1/8 of the boys participated in the same. What fraction of the total number of students took part in the feat? ये एग्जैक्ट संख्या नहीं पूछ रहा, कितने हिस्से ने उत्सव में भाग लिया, ठीक है। ये सिचुएशन है हमारे पास में। तो देखो, मान लो हमारे पास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। क्या है? बॉयज और गर्ल्स हैं। तो बॉयज और गर्ल्स में से इसने कहा कि बॉयज की संख्या हमें नहीं पता, लेट से हमने कहा B हैं बॉयज और G हैं गर्ल्स।
तो बॉयज का 1/5 और गर्ल्स का 1/8। ठीक है, यहां टोटल कितना था, कुल कितने हैं विद्यार्थी, तो हम कहेंगे बॉयज प्लस गर्ल्स ये टोटल विद्यार्थी हैं। फीस्ट में कितनों ने पार्टिसिपेट किया, तो फीस्ट में आप देखोगे तो सर B/5 और G/8 ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। तो आप देख पाओगे कि यहां सर हमारे पास में, ठीक है, इतनों ने किया, तो ये कितना हो जाएगा B/5 प्लस G/8। अब भैया इन्होंने ये पूछा है कि हमें बता दो कुल छात्रों के कितने हिस्से ने उत्सव में पार्टिसिपेट किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट इन दी फीट। यहां 4 तरह की सिचुएशन इसने दी है कि डाटा अपर्याप्त है या हमारे पास में इसका एक्यूरेट आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, क्या कहा, 2 वेरिएबल्स हैं, और अगर दोनों वेरिएबल्स में हमको हिस्सेदारी या रेशियो निकालना है तो आपस में इंटर रिलेशन का होना बेहद जरूरी है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या के बीच में एक संबंध का होना जरूरी था। ठीक है, क्या कहा, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का कोई ना कोई रिलेशन जो है वो हमारे पास में होना जरूरी है। ठीक है, क्या है, जरूरी है हमारे पास में एक तरीके से, और जरूरी है तो अब इन दोनों का योगफल तो तभी कर सकते हैं बी और जी का मान पता हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि कुछ लोग केवल इसको जोड़ देते हैं कि गणित गणित से मतलब रखो, नहीं मतलब है, आदमियों की संख्या जानवरों की संख्या साइड में गए, लड़का लड़की सब बराबर है हमारी नजरों में, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो वो आंसर निकाल देंगे सीधा इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, 8 5 13/40, ये लो भैया आंसर दिख गया, टिक करो, जय महाकाली। ठीक है, तो क्योंकि यहां हमारे पास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या नहीं पता है तो हम एक्यूरेटली इसका योगफल ही नहीं निकाल सकते। और अगर ध्यान से देखना, अगर हम इसी का योगफल नहीं निकाल पा रहे तो इन दोनों में रेशियो कहां से निकालेंगे। ठीक है, अगर यहां b प्लस जी भी बन जाता ना तो भी हम मानते, यहां बन रहा है 8b प्लस 5g/8×5 ये है, इन दोनों में अनुपात लिया ही नहीं जा सकता। अगर यहां b प्लस जी कॉमन ले लिया जाता तो कट भी जाता, रेशियो आ जाता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में रेशियो नहीं आ सकता, तो डेटा इनएडुकेट है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है डेटा हमारे पास में इसका उत्तर देने के लिए। क्लियर रहेगी ये बात, क्लियर रहेगी ये बात। चलो अगला, कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने पीने की चीजों पर 96 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। कई दोस्त थे, ठीक है, सवाल नटखट होते हैं, शुरू में ही आप समझ जाते हो, दोस्तों की संख्या नहीं बताई तो यही पूछेगा नालायक, और क्या पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी बड़ा कॉमन होता है जो आप लोगों का अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और 96 रुपए टोटल खर्च करने थे। जैसे बचपन में ऐसा होता था ना, आप कुछ लोग इकट्ठे हो गए, यार इतने रुपए हमारे पास में, चलो मेले में चलते हैं और कुछ खरीद के लाएंगे, घूम के आएंगे, या लेट्स गो समवेयर, पिकनिक करके आएंगे। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन के ऊपर सवाल है। तो 96 रुपए इकट्ठे करके कई दोस्तों ने प्लान बनाया कि ये लोग जो है पिकनिक पर जाएंगे। उनमें से 4 हालांकि नहीं आए, लेकिन हुआ क्या भाई, आप दोस्त लोग बचपन में प्लान बनाते थे, कोई ना कोई तो अटक जाता था, किसी की मम्मी ने रोक लिया, किसी के पापा ने रोक लिया, कोई खुद से रुक गया। ठीक है, तो उनमें से 4 नहीं आए, परिणाम स्वरूप बाकी लोगों को 4 रुपए की अतिरिक्त राशि देनी पड़ी। क्या हुआ, 4 लोगों के नहीं आने की वजह से जितने लोग बचे उनको 4 रुपए ज्यादा देने पड़े। क्यों, क्योंकि अगर इनको 96 रुपीस यहां पर खर्च करने हैं तो बाकी लोगों से यहां पर आपके पास में आएंगे। क्या कहा, अगर 96 रुपए खर्च करने हैं, 96 रुपए में ही पिकनिक हो सकता है। मान लो एंट्री है कि आप कितना ही बड़ा झुंड ले आओ, लेकिन 96 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 लोग नहीं आए, अब उसका पैसा बाकी लोग को इकट्ठा करना पड़ेगा, 4 रुपए सबने अलग दिए। ये सिचुएशन है, और अच्छी सिचुएशन है ये सवाल की। ये ऐसा है कि मैथ्स लगाओगे, कैलकुलेशन करते बैठ जाओ, दिमाग लगाओगे तो ही ऐसे सवाल होंगे। क्या कहा, माइंड लगाओगे तो ही ऐसे क्वेश्चन यहां पर होंगे। ठीक है, 4 लोग यहां पर नहीं आए। तो देखो
विकल्प सामने दे रखे हैं तो रीजनिंग ये सिखाती है कि आप विकल्प का इस्तेमाल करना सीखो। क्या सिखाती है? विकल्प का इस्तेमाल करना सीखो, सीखो। ठीक है, तो मान लो ये है हमारे पास में, और इसने पुरानी संख्या पूछी है, शामिल होने वालों की संख्या क्या थी? द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वॉज। ठीक है, तो पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या क्या थी? 96 eatables. 4 of them, however, did not turn up. As a consequence, the remaining ones had to contribute ₹4 each extra. The number of those who attended the picnic was, जिन्होंने पिकनिक में शामिल हुए, यानी कि पिकनिक में शामिल हुए 4 और थे, 4 लोग नहीं आए, उससे ज्यादा 4 लोग थे। मान लो 8 लोग शामिल हुए, ध्यान से देखना, 8 लोग शामिल हुए, तो 8 के 8 ने कितने रुपए दिए? 96 रुपए देने थे, तो प्रत्येक हिस्से में आएंगे 12, 12 8 96। ठीक है, और अब ध्यान से देख लो, अगर 8 लोग शामिल हुए तो पहले कितने होने वाले थे? 12 होने वाले थे, और 12 में से प्रत्येक को कितने देने पड़ रहे थे? 8 रुपए। 12 8 96, 8 गुणा 12 96, खत्म। दैट्स इट, ऑप्शन की मदद से। कोई इसमें ज्यादा हेडेक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैथ सिखाती है कुश्ती लड़ो इससे, कि आ जाओ भैया ये लोग, हम तैयार हैं, हम पढ़ के आए हैं, आ जाओ कुश्ती लड़ेंगे, मैं पहलवान हूं, मैं पहलवानी दिखा दूंगा। ठीक है, बट हमेशा एक हार्ड एटीट्यूड रखना क्वेश्चंस की तरफ, आपको थोड़ा सा रेस में पीछे ले जाता है। रेस में जीतता वही है जो हर लेवल पे स्मार्ट है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को रीजनिंग में रखने का उद्देश्य यही होता है कि आपको रेस में स्मार्ट बनाया जाए। ठीक है, यू नीड टू बी स्मार्टर। अब स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हो जो सॉल्यूशन लिखने के स्टेप मार्किंग होगी कि सर मैं इतना लिख के आया था, आंसर पे नहीं पूछा, मेरे को 2 नंबर तो मिलने चाहिए 3 में से, या 1 नंबर, आधा नंबर तो मिलना चाहिए सर मेरे को। ठीक है, नहीं होगा ना यहाँ पे। यहाँ तो सीधी सी बात है, आप राम नाम जप के आंसर लगाओ, या आप लोग सॉल्व करके आंसर लगाओ, या उसमें आधी घंटा दे के आंसर लाओ, या 1 मिनट में आंसर लाओ, या 1 सेकंड में आंसर लाओ, यू विल गेट दी सेम मार्क्स। आपको समान मार्क्स वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहां हमने कहा, इसने दे रखा है कि बाद में कितने व्यक्ति थे। अगर 8 लोग पिकनिक में शामिल हुए तो 96 रुपए इकट्ठे करने, प्रत्येक हिस्से में कितने आएंगे? 8 गुणा 12 96, 12 रुपए प्रत्येक को देने पड़े। और देखो, अगर यहां 8 लोग शामिल हुए हैं तो पहले होने वाले थे 12 लोग, जिनमें से 4 गायब हो गए, और 12 अगर हो रहे थे तो 12 8 96 रुपए आने थे प्रत्येक के हिस्से में, 8 8 रुपए। लेकिन जैसे ही 4 लोग गायब, 8 की जगह 12 रुपए देने पड़े हैं, प्रत्येक के हिस्से में कितने कितने बढ़ गए? 4 4। तो विकल्प से ट्राई करो। कुश्ती क्यों लड़नी है? वाई टू फाइट दी क्वेश्चन मत करो ना यार, स्मार्ट हो जाओ थोड़े से। विकल्प क्यों दे रखा उसने, करो इस्तेमाल। ठीक है, दैट इज वाई रीजनिंग जो है ये आपके इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। आप हर जगह मैथ्स थोड़ी लगाओगे। अच्छा, इसमें मैथ्स लगानी हो तो मैथ्स कितनी लगेगी? देखो, मैथ्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो मैथ्स लगाते कैसे लगाते, कि मान लो सर पहले n लोग थे, और n लोग जो है हमारे पास में 96 रुपए खर्च करने की योजना बना रहे थे। कितने? 96। अब क्या हो गया? n-4 बचे। ठीक है, और प्रत्येक के हिस्से में लेट से x रुपए आते थे। ठीक है, प्रत्येक x रुपए देता था n। अब क्या हुआ? 4 लोग कम हो गए, तो प्रत्येक के हिस्से में x + 4 रुपीस लग रहे हैं, और 96 खर्च करना है। ये भी लिखने के लिए दिमाग चाहिए इतना भी, ये भी मतलब पार्ट ऑफ रीजनिंग है कि इसको आप कैसे दर्शा पा रहे हो। तो रिलेशन आया, यहां से आया ऊपर से n गुणा x बराबर 90x, और यहां से आया n में से 4 घटा दिया तो x, ये भी कितना हो गया? 96 हमारे पास में। 4 लोग घटे तो 4 रुपए बढ़े। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास में। ठीक है, तो ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व कर लो, अपनी तसल्ली से कुश्ती लड़ो जैसा आप मैथ्स में करते हो। बाकी रीजनिंग अप्रोच तो भैया ये कहती है कि विकल्प क्यों दिया है? इसलिए दिया ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। विकल्प किस लिए दिया? ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको। दैट इज इट। नेक्स्ट, अगला आओ, ABCDE ताश का खेल खेलते हैं। ए बी से कहता है यदि तुम मुझे 3 कार्ड दोगे तो मैं तुम्हारे पास उतने ही होंगे जितने ई के पास हैं।
यदि मैं तुम्हें 3 कार्ड दूं तो तुम्हारे पास उतने ही होंगे जितने डी के पास में। ये सिचुएशन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आपके पास में यहां पर है, ठीक है। अब देखो, यहां हमारे पास में ताश का खेल है और आपस में किसके पास कितने कार्ड हैं इसका कुछ मालूम हमको नहीं है, ठीक है। तो देखो, यदि तुम मुझे 3 कार्ड दोगे तो तुम्हारे पास उतने ही होंगे जितने ई के पास में। यदि मैं तुम्हें 3 कार्ड दूं तो तुम्हारे पास उतने ही होंगे जितने डी के पास में है। ए और बी के पास कुल मिलाकर डी और ई के पास जितने कार्ड हैं उससे 10 कार्ड ज्यादा है। यदि बी के पास सी के कार्ड से 2 कार्ड ज्यादा है तो कार्डों की कुल संख्या 133 है। बी के पास कितने कार्ड हैं, अलग अलग सिचुएशंस दे दिया आपके पास में, ठीक है। तो पहली बात तो इतना बड़ा पैराग्राफ है, शुरू से पढ़ के एंड पे पहुंचोगे तो भूल जाओगे ऊपर क्या था, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में दर्शाओ इनको। क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना है। दर्शा दे, चलिए। तो यहां हमारे पास लोग हैं, ठीक है। इसने कहा ए बी से क्या कहता है, यदि तुम मुझे 3 कार्ड दोगे तो तुम्हारे पास उतने ही होंगे जितने ई के पास में है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बी 3 कार्ड कम कर लेता है तो बी के पास में उतने ही होंगे, ठीक है, जितने ई के पास में। तो रिलेशन क्या आ गया, बी -3 बराबर ई, इनका पता चल गया। और देखो, यदि मैं तुम्हें 3 कार्ड दूं, यानी कि ए अगर 3 कार्ड दे देगा तो बी के पास में हो जाएंगे a+3 और ए के पास में हो जाएंगे a-3, 3 देने पर। यदि मैं तुम्हें 3 कार्ड दूं तो तुम्हारे पास उतने ही होंगे जितने डी के पास में, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखो, ए और बी के पास कुल मिलाकर डी और ई के पास जितने कार्ड हैं उससे 10 कार्ड ज्यादा है। यानी ए और बी के पास में जितने कार्ड हैं वो डी प्लस ई के पास जितने कार्ड हैं उससे 10 कार्ड ज्यादा हैं। तो 10 जोड़ करके इसको बैलेंस कर दें कि भैया इन गरीबों के पास 10 कम थे। तो सर इक्वेशन को बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए, इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी बनाने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे आओ, यदि बी के पास सी के पास से 2 कार्ड ज्यादा है, ठीक है, बी के पास जो है सी के पास से 2 कार्ड ज्यादा है, ठीक है, और कार्डों की कुल संख्या 133 है, तो ए के पास कितने कार्ड, कार्ड की कुल संख्या हमारे पास में कितनी है, 133। तो पूछा है बी के पास कितने कार्ड। चलिए, सबका रिलेशन तो बी के रूप में दे दिया कि सर यहां पे हमारे पास में का दे रखा है, इन्होंने दिया है कि सर ई को हम लिखेंगे b-3 और डी को लिखेंगे b+3, ठीक है, और सी को लिखेंगे, यहां से रिलेशन आ गया, 2 को इधर ले जाओ, b-2, और b तो b है ही, और a को क्या लिखोगे ये और देख लो, ठीक है, a को क्या लिखा जाएगा यहां पे। तो हमने कहा कि सर a+b को हम लोग लिख सकते हैं d+e+10, ठीक है। तो आप ऐसे देख लो कि इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कि d+e+10, ये तो आ गया किसकी जगह पे, a+b की जगह, और प्लस c/d/e बराबर 133। तो यहां से आ जाएगा c + 2 बार d + 2 बार e बराबर 10 को उधर ले जाओ, 123 बचेगा। यानी कि सी, डी और ई के रूप में आ गया। इन सबको हम लिख सकते हैं बी के रूप में, यानी कि सी है हमारे पास में b-2 प्लस दुगना, डी की जगह लिखेंगे b+3 प्लस दुगना, ई की जगह लिखोगे b-3 बराबर 123, ठीक है। यहां से आ जाएगा b + 2b + 2b, 5b हो गया, माइनस का 2 है, और b+3 है का, d बराबर b+3, अच्छा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2b तो ले ही लिया हमने, ये हो जाएगा -6 बराबर 123। माइनस 6 से प्लस से गया, माइनस का 2 इधर जाएगा, तो 5b बराबर 125 है। b का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 55। इतनी सी बेसिक कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी थी। यहां देखो, हम मान तो नहीं सकते, हम यहां मान नहीं सकते थे ना, ऑप्शन का इस्तेमाल इसमें हो सकता, इसमें हल्की सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, और उससे ज्यादा ये जो रिलेशंस को हम यहां से पढ़ के दर्शा पाते हैं ना,
दैट्स कॉल्ड रीजनिंग। मतलब ये पार्ट है सोचने वाला इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो, वो कंप्लीट हो चुका है दीपेंद्र, आप सीजीएल के एग्जाम चालू हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निर्णय लेखी कथन से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है। तो देखो, स्टेटमेंट के बाद में आपको क्या कर रखा है यहां पे, ओके। तो बाकी टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी तो मैं आपको करवा ही चुका हूं, ठीक है। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो तो हम देख ही चुके हैं। तो देखो, हमने एप्लीकेशन देखे, आप लोग क्या देख रहे हो, बहुत सारे सवालों को एनालॉजी की फॉर्म में रख के हमने सॉल्व किया, ठीक है। एनालॉजी की फॉर्म में हमने रखा, और क्या क्या सीखा आपने। लर्निंग्स की बात करूं, क्वेश्चंस के प्रति आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसकी बात करूं, ठीक है। तो एनालॉजिकल फॉर्म में अगर हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन पूछ रखा है, तो हमने देखा अलग अलग भाषा के प्रकार थे, उनको एनालॉजी से हमने फटाफट सॉल्व कर दिया, ठीक है। एनालॉजी के अलावा हमारे पास में, ठीक है, एनालॉजिकल फॉर्म में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके अलावा हमारे पास में ऑप्शन को यूज करके कैसे हम लोग फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं या आंसर ला सकते हैं, ये एक तरीके से एलिमिनेशन का ही वर्जन है कि ऑप्शंस को इस्तेमाल करो। अगर सवाल ने ऑप्शन दिए हैं तो भैया काहे डर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये एडवांटेज है कि आपको ऑप्शन दिया गया है। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि यहां ऑप्शन नहीं है और हमको पूरा बिना आंसर की तरफ देखे आंसर निकालना है। यहां तो आपको पता है 4 विकल्प हैं, तो यूज देम। अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने से नहीं होती है तो करो ना, ऐसा करो, ठीक है। तो ऑप्शन यूज करके आप कैसे आंसर लेकर के आ सकते हो, ये आप लोगों ने देखा, ठीक है। और डिफरेंट क्वेश्चंस में शॉर्ट फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करके, शॉर्ट फॉर्म यूज करके, ठीक है, एक्सप्रेशन में उनको रिप्रेजेंट करना, ये आप लोगों ने देखा, ठीक है। यानी कि शाब्दिक हमारे पास जो जानकारी है उसको एक हमारे पास में किस तरीके से उसको दर्शा देना, उसको आपने दर्शा रखा है एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन के रूप में आपने दर्शा दिया, ठीक है। तो ये हमने आज के सेशन में देखा, और हर तरह की समस्या हमने रखी। हमने एज वाले क्वेश्चंस लिए, ठीक है, हमने एवरेज वाले क्वेश्चंस लिए जो आपके मैथ में एवरेज में पूछे जाते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी हमने लिए इसके अंदर, ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी हमने लिए यहां पर। तो अलग अलग जो आपके मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें रीजनिंग अप्रोचेस के साथ में, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा कि हर टाइप का मैथ का सवाल यहां पे सॉल्व होगा, ठीक है। यहां एग्जामिनर वही सवाल पूछता है जिनको रीजनिंग एबिलिटीज के द्वारा आप डायरेक्टली कर सकते हो, या जिनमें कैलकुलेशन कम की जा सकती है, कैलकुलेशन कम की जा सकती है या खत्म की जा सकती है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम को इजियर बनाया जा सकता है। तो यहां टिपिकल बनाने के लिए नहीं देता वो सवाल, यहां इजियर बनाने के लिए, कि बच्चों को एक ऐसा थॉट प्रोसेस मिले, एक सेकेंडरी अप्रोच उनको मिले जिससे उन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सके। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसमें आपने ये देखा कि रीजनिंग अप्रोचेस को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। 15 डिफरेंट टॉपिक्स की प्रॉब्लम्स थी। इसी तरीके से आगे के सेशंस में और हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हर एक के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या अप्रोचेस आपके पास में होनी चाहिए। और आई विल मेक श्योर कि रीजनिंग के अंदर अब तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर आप लोगों से, ठीक है, वो सारे के सारे की हम प्रैक्टिस इसके अंदर करते हुए चलें। दैट्स इट फॉर टुडे। लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। धन्यवाद।